नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वह है अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। क्रिटिकली एग्जामिन द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिख लेते हैं। अरस्तू का क्रांति का सिद्धांत राजनीति विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी योगदान है। उन्होंने क्रांति को केवल एक हिंसक विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि सरकार या संविधान में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। उनके विश्लेषण का आधार 158 से अधिक संविधानों का गहन अध्ययन था। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत की मुख्य बातें। अरस्तू ने क्रांति के कारणों को दो श्रेणियों में बांटा। पहला है सामान्य कारण। इसमें हम देखेंगे असमानता। अरस्तू के अनुसार असमानता क्रांति का सबसे मूल कारण है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है या उन्हें समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उनमें असंतोष पैदा होता है, जो क्रांति की ओर ले जाता है। अन्याय। जब शासक वर्ग अपने स्वार्थों के लिए शासन करता है और आम जनता के साथ अन्याय करता है, तो लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। सत्ता और सम्मान की लालसा। कुछ महत्वाकांक्षी लोग सत्ता और सम्मान प्राप्त करने के लिए क्रांति को भड़काते हैं। अगला पॉइंट है अहंकार और अवहेलना। जब शासक वर्ग जनता के प्रति अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है, तो जनता में आक्रोश पैदा होता है। अगला पॉइंट है विशिष्ट कारण। अरस्तू ने अलग अलग प्रकार की सरकारों, जैसे कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इन सभी में क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी विश्लेषण किया है। पहला है राजतंत्र। राज परिवार में आपसी फूट या जब राजा निरकुंश हो जाता है। अभिजात तंत्र। जब कुलीन तंत्र में असमानता बढ़ जाती है या वे गरीबों के प्रति दमनकारी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है अल्पतंत्र। जब अमीर शासक बहुत दमनकारी हो जाते हैं और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। फिर है लोकतंत्र। जब वाकपटु नेता गरीबों को अमीरों के खिलाफ भड़काते हैं और सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये थे क्रांति के विशिष्ट कारण, जो कि अलग अलग प्रकार की सरकारों में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्रांति को रोकने के उपाय। अरस्तू ने क्रांति को रोकने के कई उपाय भी सुझाए, जिनमें शामिल है कानून का शासन बनाए रखना, अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना, सभी वर्गों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि नागरिक अच्छे शासक बन सके, छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा न करना। अब हम देख लेते हैं सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। अरस्तू के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसमें पहला पॉइंट है क्रांति की संकीर्ण परिभाषा। अरस्तू ने क्रांति को केवल संविधान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। यह आधुनिक अवधारणा से भिन्न है, क्योंकि आधुनिक समय में क्रांति का अर्थ आमतौर पर समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक और मौलिक परिवर्तन से होता है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति या रूसी क्रांति। उनका ध्यान केवल राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव पर केंद्रित था, न कि सामाजिक आर्थिक संरचनाओं पर। वे क्रांति के हिंसक पहलू को पूरी तरह से शामिल नहीं करते। उनकी परिभाषा में एक साधारण संवैधानिक संशोधन भी क्रांति है, जबकि आधुनिक संदर्भ में क्रांति एक सशस्त्र और हिंसक संघर्ष को दर्शाती है। अगला पॉइंट है रूढ़िवादी दृष्टिकोण। अरस्तू का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था। वे राजनीतिक स्थिरता को सर्वोपरि मानते थे और किसी भी तरह के परिवर्तन को नकारात्मक रूप में देखते थे। उनका उद्देश्य क्रांति को समझना नहीं, बल्कि उसे रोकना था। वे यह स्वीकार नहीं करते थे कि कुछ क्रांतियाँ सामाजिक सुधार और प्रगति के लिए आवश्यक हो सकती हैं। वे समाज में यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे, जबकि आधुनिक विचारक मानते हैं कि परिवर्तन समाज के विकास के लिए एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारकों की उपेक्षा। हालांकि अरस्तू ने असमानता को क्रांति का एक प्रमुख कारण माना, लेकिन वे आर्थिक संरचनाओं और उत्पादन संबंधों की भूमिका को गहराई से नहीं समझते थे। मार्क्सवादी सिद्धांत के विपरीत, जो वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को क्रांति का मूल कारण मानता था, अरस्तू का विश्लेषण मुख्य रूप से राजनीतिक और
मनोवैज्ञानिक कारणों तक सीमित था। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव। अरस्तू का सिद्धांत प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों के संदर्भ में दिया गया था। इन राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं आधुनिक राष्ट्र राज्यों से बहुत अलग थी। उनके सिद्धांत को आधुनिक राष्ट्र राज्य पर पूरी तरह से लागू करना मुश्किल है, जहां सामाजिक और आर्थिक वर्ग संरचनाएं अधिक जटिल हैं। अगला पॉइंट है नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण। अरस्तू ने क्रांति को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए वे अक्सर नैतिक और आदर्शवादी थे, जैसे शासकों का नैतिक आचरण, जबकि वास्तविकता में क्रांतियों के पीछे की ताकतें अक्सर गहरी संरचनात्मक असमानता और असंतोष होती है, जिन्हें केवल नैतिक उद्देश्यों से हल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये हमने देख लिए अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। अरस्तू का क्रांति का सिद्धांत अपने समय से काफ़ी आगे था और इसने क्रांति के कारणों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा असमानता और अन्याय जैसे कारणों की पहचान आज भी प्रासंगिक है। हालांकि उनकी क्रांति की संकीर्ण परिभाषा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण और आधुनिक सामाजिक आर्थिक संरचनाओं की उपेक्षा के कारण इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, फिर भी यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में क्रांति के अध्ययन की नींव रखता है और आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना हुआ है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।